हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर। तो पहले देखते हैं टॉपिक इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। इंडिया ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को क्या किया है, होस्ट किया है वर्चुअल फॉर्मेट में। तो इसके बारे में ज़रा और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया ने होस्ट किया है पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 2023 को, एंड सेकेंड एडिशन जो है इसको नवंबर में किया गया, नवंबर 23 को, बोथ इन वर्चुअल फॉर्मेट। तो अगर हम देखें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या होता है, क्या है बेसिकली, ये एक्सटेंशन है इंडिया की जो फिलोसफी है वसुधैवा कुटुंबकम, या फिर हम कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, किसको टू द इंटरनेशनल अरीना। कुछ की हाइलाइट्स है इसके, देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो 123 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चाइना एंड पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। थीम इसकी क्या रखी गई, थीम रखी गई एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया ने प्रपोज किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एड्रेस करने के लिए डेथ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द ग्लोबल साउथ। सो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट डिस्कस्ड इन डिटेल इन द सबसीक्वेंट आर्टिकल। अब देखते हैं क्या है। इंडिया विल वर्क टू प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन। हम सभी जानते हैं जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। शेयर एक्सपीरियंसेस इन नेचुरल फार्मिंग विद ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो इंडिया क्या करेगी, अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करेगी साउथ कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ कंट्रीज को। नेचुरल फार्मिंग के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर किया जाएगा। इंडिया लॉन्च करेगी एक स्पेशल फंड जो कि अमाउंट करेगा $2.5 मिलियन बूस्ट करने के लिए ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, एंड $1 मिलियन फंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड नेगोशिएशन। अब यहाँ पे एक आप मैप देख सकते हैं। तो मैप में ये कुछ कंट्रीज का नाम बताया गया है, जिसमें पुअर साउथ एंड रिच नॉर्थ के बारे में बताया गया है। तो रिच नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, देखिए। रिच नॉर्थ में आती है जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यूरोप है, एशिया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। पुअर साउथ में आती है साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका। इंडिया भी पुअर साउथ में ही आती है, राइट। तो यहाँ पे ये एक मैप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि सोशली एंड टेक्निकली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं which are located in southern hemisphere primarily in Africa, Asia and Latin America. Brand report proposed a division between North and South countries based on various parameters such as की technological advancement and GDP की, इनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया है कंट्री को पुअर साउथ एंड रिच नॉर्थ में। तो कुछ चैलेंजेस है जो कि ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है। क्या क्या चैलेंजेस है वो जरा देख लेते हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल फर्म, एग्जाम्पल एक्सक्लूजन ऑफ अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिका फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। वहां से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है वहां से अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिका को एक्सक्लूड कर दिया गया है। हाई पब्लिक डेथ, एज पर UNCTADS अ वर्ड ऑफ डेथ रिपोर्ट जो आई थी 2024 की, पब्लिक डेथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बढ़ रही है ट्वाइस द रेट ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो कंट्री डेवलप कर रही है वो कर्जे में है। ऑब्सोलेट ग्लोबल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल डिसफंक्शनल WTO's appellate disputes settlement mechanism under representation in Bretton Woods institutions such as World Bank and IMF, that is International Monetary Fund. उसके बाद है disproportionate vulnerability to climate change, example as per WMO state of the climate in Southwest Pacific 2023 report, public Pacific Island हायर रिस्क में है क्योंकि वहां पे सी लेवल बढ़ रहा है डिस्पाइट अकाउंटिंग फॉर
merely 0.02% of global emissions. Divergence from global north, कंसेंसस की कमी है, ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड एजेंडा फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस. एग्जाम्पल मोर ओवर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, ग्लोबल नॉर्थ के इम्पैक्ट कर रही हैं ग्लोबल साउथ को. एग्जाम्पल जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया था फूड में एंड ऑयल की प्राइसेस में. तो कुछ सिग्निफिकेंस है ग्लोबल साउथ के इंडिया के लिए, वो जरा देख लेते. इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंडिया के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एंड डेवलपमेंट का. स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, रिलेशंस जो है ग्लोबल साउथ के इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का. मल्टी डायरेक्शनल अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी हेल्प करता है ऑफसेट करने के लिए. चाइना का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको ऑफसेट करने के लिए हेल्प करता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, ग्लोबल साउथ प्रोवाइड कर सकता है अबेंडेंट रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कर सकता है वास्ट मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स. तो इंडिया का जो प्रोडक्ट्स है, अगर इंडिया के लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है ग्लोबल साउथ, राइट. तो यहाँ पे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं. इंडिया कैसे पोजीशन कर रहा है अपने आप को एक ग्लोबल साउथ की आवाज के लिए, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी इंडिया ने लगाई है. एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं इंडिया ने, जैसे कि फ्रॉम लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ में, हाउसिंग में, एनवायरमेंट में एंड एजुकेशन में. फाइनेंशियल, बजटरी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इंडिया ने प्रोवाइड किया है पार्टनर कंट्रीज को, ताकि जो मिटिगेशंस है उसमें इंडिया हेल्प कर सके और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, क्राइसिस है, वो यहाँ पे क्या हो सके, ओवरकम किए जा सके. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इमर्जिंग एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द ग्लोबल साउथ. इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, जैसे कोविड-19 हुआ था तो यहाँ पे इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. लीडिंग द ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा, चैंपियनिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस, सपोर्टिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, advocacy of issues relevant for global south, induction of the African Union into the G20, then reforming multilateral institution. Example जैसे कि demand for broadening of the UNSC permanent membership, alternative mechanism of issues like democracy and human rights based on Panchsheel, then Gujarat doctrine and principle of non-aligned movement. चैलेंजेस भी है इंडिया के ग्लोबल साउथ में. तो चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे कि डाइवर्स इंटरेस्ट की बात की जाए, ग्लोबल साउथ डाइवर्स रीजन है, वहाँ पे बहुत सारी जो वैरायटी है इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में, सोशल इंटरेस्ट में, जिसकी वजह से इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो जाता है यूनिफाइड स्टांस में अलाइन करना. कंपटीशन है चाइना के साथ, चाइनाज कंपटीशन, इंटरफेरेंस चाइना का बहुत ज़्यादा आता है इन डेवलपमेंट, फिनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा. एग्जाम्पल जैसे BRI, चेकबुक, डिप्लोमेसी. डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी है इसके साथ साथ. बैलेंसिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद पावर्स जैसे कि USA, रशिया, while trying to represent global south can be diplomatically challenging. Moreover, it may undermine its credibility as it might be seen as a tilt away from traditional non-aligned movement principle. Limited comprehensive national strength. इंडिया की जो लिमिटेड नेशनल स्ट्रेंथ है, पुअर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लो S&T इनोवेशन है, लेबर क्वालिटी भी कम है, चैलेंजेस कर रही, ये चैलेंजेस पोज कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ को क्या करने में, एड्रेस करने में. फिर कुछ इश्यूज भी है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, जैसे कि इंडिया फेस करता है क्रिटिसिज्म फॉर इट्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड चैलेंजेस इन मीटिंग इट्स ऑन क्लाइमेट कमिटमेंट. एग्जाम्पल, वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है आफ्टर इट अपोज्ड आ कमिटमेंट टू फेज आउट कोल एट COP26. उसके बाद हम यहाँ पे अगर इसमें बॉक्स में देखते हैं तो इंडिया के जो इनिशिएटिव है शोकेसिंग एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ, सोशल इम्पैक्ट फंड इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा $25 मिलियन एक्सेलरेट करने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्लोबल साउथ ने ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम लॉन्च किया गया था इसको, ताकि एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट किया जा सके. इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 एज परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी.
विजन ऑफ आरोग्य मैत्री, वन वर्ड वन हेल्थ, इंडिया का मिशन है हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। एग्जाम्पल, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वॉज ओपन इन मॉरिशस। जन औषधि केंद्र जो है वो पहला मॉरिशस में यहाँ पे ओपन किया गया। आप सभी जानते हैं जन औषधि केंद्र मेडिकल स्टोर है जो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे इनिशिएटिव है उसका, जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलती है। कंक्लूजन, एज इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम अ बैलेंसिंग टू अ लीडिंग पावर, इट शुड लेवरेज इट्स रिच कल्चरल एथोस लाइक वसुधैवा Kutumbakam to unite global south countries by bridging the digital divide, supporting disaster resilient infrastructure and advocating for an inclusive equitable international order. India amplify कर सकता है collective voice on global platform। अब बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की। न्यूज में क्यों आया है? इंडिया ने प्रपोज किया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट विद ग्लोबल साउथ एड्रेस करने के लिए राइजिंग डेथ ऑफ द ग्लोबल डेवलपिंग कंट्रीज का जो डेथ बढ़ रहा है उसको मतलब एड्रेस करने के लिए, एंड ग्लोबल साउथ का। सो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट होता क्या है? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सेंट्रिक एंड ग्लोबल इंडिया ने एक्चुअली में प्रपोज किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के लिए ड्यूरिंग थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। कुछ की फीचर्स है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की। 4 एलिमेंट्स इसमें है। 4 एलिमेंट्स क्या क्या है? जैसे ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस एंड ग्रांट्स। नो डेथ बर्डन इंश्योर करेगा कि डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो डेथ बर्डन को इम्पोज नहीं करे उन कंट्रीज को जो बेसिकली अभी डेवलपिंग कंट्रीज है। It is also expected to address the concern of countries falling into the Chinese death trap. ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ हेल्प करता है एक्सप्लोर करने के लिए ऑल्टरनेटिव वेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल इंक्लूजन्स के लिए एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेंस के लिए। क्या रीज़न हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में डेथ बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है? देखिए, हाई बोरोइंग कॉस्ट है। डेवलपिंग रीजन जो है वो बोरो करते हैं 2 से 4 टाइम हायर देन दोज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड 6 to 12 टाइम्स हायर देन दोज ऑफ जर्मनी। हाई पब्लिक डेथ है डेवलपिंग कंट्रीज। पब्लिक डेथ 2023 में $29 ट्रिलियन थी। पब्लिक डेथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज में वो ट्वाइस लेवल पे बढ़ रही है then at the as compared with developed countries. Limited domestic resources है। developing nations struggle कर रही हैं क्योंकि उनके पास domestic resources limited है। poor debt management है। low government revenues है क्योंकि inefficient tax policies है। weak rule of law है। political instability भी इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। It results in policy uncertainty eroding investor confidence, जिसकी वजह से सॉवरन जो क्रेडिट रेटिंग है डाउनग्रेड हो गई है। हायर इंटरेस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, हाई रिलायंस है प्राइवेट क्रेडिटर्स पे जैसे कि बॉन्ड होल्डर्स, बैंक एंड अदर लेंडर्स। 2010 से जो पोर्शन है एक्सटर्नल पब्लिक डेथ का out to private creditors has risen across all regions, accounting for 61% of developing countries' total external debt in 2022. कुछ ग्लोबल चैलेंजेस भी है वो देख लेते हैं। तो कोविड-19 की अगर हम बात करें, पैंडेमिक की, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैव exacerbated global economic pressures, disrupting energy supply chains, exacerbating financial vulnerabilities in developing nations। अब यहाँ पे एक मैप आप देख सकते हैं, एक पाई चार्ट दिया हुआ है एंड उसमें यू कैन सी कि प्राइवेट क्रेडिटर्स एक्सटर्नल पब्लिक डेथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रेडिटर बेस मेक्स डेथ एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू रीस्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल पब्लिक डेथ शेयर्स बाय टाइप ऑफ क्रेडिटर 2022 की रिपोर्ट है। डेवलपिंग कंट्रीज
61% जो क्रेडिट लेते हैं वो प्राइवेट क्रेडिटर्स से लेते हैं, 26% मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स से एंड 14% बायलेटरल क्रेडिटर्स से। ये अफ्रीका का डेटा है। दिस रिप्रेजेंट्स एशिया एंड ओशिनिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इश्यूज क्या है हाई डेथ इस बर्डन के? सस्टेनेबिलिटी का इशू है। अगर हम बात करें 60% जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे डेथ डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है या फिर ऑलरेडी उनके पास ये है। एलोकेशन ऑफ मोर रिसोर्सेज टू पे इंटरेस्ट। 54 डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंड करती है मोर देन 10% ऑफ देयर रेवेन्यूज ऑन नेट इंटरेस्ट पेमेंट। रेस्ट्रिक्ट करता है ये गवर्नमेंट की एबिलिटी को टू इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर स्कीम। अफ्रीका की अगर हम बात करें, एवरेज पर्सन स्पेंडिंग जो है इंटरेस्ट पे वो $70 है, जो कि सरपास कर रही है दैट ऑफ एजुकेशन $60 एंड हेल्थ $39 पर कैपिटा। नाउ ये हैम्पर कर रहा है किसको? पब्लिक जो क्लाइमेट चेंज आउटकम है उसको हैम्पर करता है। डेवलपिंग कंट्रीज करेंटली एलोकेट कर रही है लार्ज प्रोपोर्शन उनकी जीडीपी का इंटरेस्ट को पे करने में देन टू क्लाइमेट इनिशिएटिव। चेंजेस ऑफ ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट क्रेडिटर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? चैलेंजेस हो रहे हैं डेथ रीस्ट्रक्चरिंग की, हाई वॉलेटिलिटी है स्पेशली क्राइसिस के दौरान। मोreover they are more expensive than concessional financing from multilateral and bilateral sources. Sovereign debt crisis and global financial instability. High debt level है डेवलपिंग कंट्रीज में कंट्रीब्यूट कर सकता है to global financial instability as it leads to weaker cycle of borrowing and repayment, rising defaults and economic crisis. एग्जाम्पल अगर हम देखें पास्ट 3 साल का कंपेयर करें तो 18 सॉवरन डिफॉल्ट्स रही हैं 10 डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि ग्रेटर है देन द नंबर रिकॉर्डेड इन ऑल द प्रीवियस 2 डेकेड्स। कुछ रिकमेंडेशंस दी है UNCTAD ने सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेट सॉल्यूशंस को, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, an establishment of a global debt authority to coordinate and guide sovereign debt restructuring, concessional loans, expand multilateral and regional banks lending capacity by increasing their base capital, transparency in financing, reduce resources and information asymmetry to improve transparency in financing, discourage predatory lending, introduce legislative measures to discourage predatory lending practices, crisis resilience, implement standstill rules to help debt repayments during external crisis, automatic restructuring, develop automatic restructuring rules and strengthen the global financial safety net. Conclusions देखते हैं इसका। Addressing rising public debt of developing countries requires a comprehensive strategy combining domestic initiatives and international cooperation, जैसे कि debt restructuring, fiscal consolidation, growth stimulating policies for sustainable long-term solutions. Next article 10 साल हो गए हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। एक्सपर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि जो रिसेंट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंगापुर जाएं, is about giving a fresh impetus to India's engagement with Southeast Asia and more broadly the vast Pacific region. So, more on the news, visit particular significance की रहेगी क्योंकि जो 2024 है वो मार्क करता है एज अ डेकेड्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी जब 2014 में 9th ईस्ट एशिया सबमिट हुई थी। इंडिया एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जेनेसिस ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। पोस्ट कोल्ड वॉर इंडिया ने यूएसएसआर को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह लूज किया था। देयरफॉर LEP लुक ईस्ट
एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटेड इन द अर्ली 90s। एम क्या था कि यूएस के साथ टाइज बने एंड जो साउथ ईस्ट एशियन एलीज है उनके साथ टाइज बने ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एशियन as a forward step in the direction of operationalizing the Look East policy, इंडिया ने एशियन को 1992 में ज्वाइन किया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर की बतौर। इंडिया एक डायलॉग पार्टनर रहा है 1996 में, समिट लेवल पार्टनर रहा है 2002 में, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इसने रखी थी 2012 में। इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया ने लॉन्च किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में। पॉलिसी वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव था। इसने पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल डायमेंशंस को गेन किया है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी फ्रॉम ईस्ट एशिया टू द इंडो पैसिफिक। लुक ईस्ट पॉलिसी फोकस कर रही है बेसिकली ऑन एशियन। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने अपने जो स्कोप है उसको एक्सटेंड किया है इंडो पैसिफिक रीजन में, बेसिकली विद एशियन एज कोर इन एक्सटेंडेड नेबरहुड। एग्जाम्पल इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरल एंड रीजनल एंगेजमेंट। इंडिया अभी भी क्या कर रहा है, क्लोजर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहा है एशियन के साथ, बिम्स्टेक के साथ, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एग्जाम्पल रिसेंट एडॉप्शन ऑफ बिम्स्टेक चार्टर। ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन यूनाइटेड स्टेट के साथ और यूनाइटेड स्टेट के एलीज के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। जापान ने लोन प्रोवाइड किया है फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडियाज प्रोएक्टिव रोल भी रहा है डिफेंस डिप्लोमेसी एक्सपोर्ट में। 2002 में फिलीपींस बिकेम ब्रह्मोस फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया वियतनाम मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट। Respective militaries to access each other's bases and enhance scale and scope of joint production respectively. Energized connectivity programs जैसे कि कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट स्पोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्ट जो करता है इंडिया का जो मिजोरम स्टेट है म्यांमार सितवे पोर्ट के साथ, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। Next is India active socio-cultural and development outreach, evidenced by increasing people-to-people ties, 2 million diaspora strength, and significant state visits like Prime Minister visit to Brunei and Singapore. Developmental outreach towards Pacific Island countries, establishment of Forum for India-Pacific Island Corporations, and India's Vaccine Maitri initiative, which provides vaccine to Papua New convergence. Okay, we were here. New Guinea. Okay, now convergence in strategic interest. इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ताइवान ने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स मिली है अपने अनऑफिशियल रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने के लिए। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी अलाइन करती है जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, साउथ कोरियाज न्यू सदर्न पॉलिसी एंड द एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। इंडिया स्टैंड्स इन solidarity with the Philippines on South China Sea front. इंडिया शो करता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एशियन यूनिटी एंड एशियन सेंट्रली इन इंडो पैसिफिक। क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टू काउंटर चाइनाज हेगेमनी। इंडिया सपोर्ट्स करता है ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। नाउ अब इसमें कुछ की चैलेंजेस भी है टू एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डिले होना,
कालाधन मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स डिले ने कोज किया है इसके बजट्स को टू बलून 6 टाइम टू ₹3200 करोड़ फ्रॉम ₹536 करोड़ इन 2008. Political turmoil and civil unrest in Bangladesh, uncertainties over the future of India-Bangladesh connectivity projects under the new political situations. Influx of refugees into India's northeast, जिसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन हुआ है बॉर्डर्स का, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बॉर्डरिंग स्टेट्स में जैसे कि मणिपुर अनरेस्ट. चाइनाज एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन रीजन, ये इम्पैक्ट करता है इंडिया का एक्सेस टू स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम ट्रेड रूट्स थ्रू द मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस. एशियन इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि 10% जो टोटल ट्रेड को अकाउंट करता है. नियरली 50% जो इंडिया का ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही सेंटर्ड है. एंड इंडियन ओशन कैरी करता है 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड एंड एनर्जी. ओके. जापान 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया की इकोनॉमी में अगर हम इसकी बात की जाए. कॉम्पिटिटिंग विद चाइना, चाइना सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ईस्ट एशिया में, तो ये चैलेंजिंग बना सकता है इंडिया को टू गेन ट्रैक्शन. जैसे कि 2023 में चाइना एंड एशियन के बीच में जो ट्रेड था वो $911.7 बिलियन पहुंच गया था. चाइनाज एक्सपैंडिंग इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद ओशन, $7.5 बिलियन एनुअली था जब एग्रीमेंट इनेक्ट हुआ था 2011 में. उसके बाद ये हो गया $44 बिलियन 2023 में. अब इसका कुछ सॉल्यूशन भी है जैसे कि रीनेगोशिएशन ऑफ एशियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एट द अर्लीस्ट एंड एड्रेस द इशू ऑफ वाइडनिंग इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद एशियन, कि क्यों ट्रेड डेफिसिट में है इंडिया एशियन के साथ. इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कनेक्टिविटी है उसको एनहेंस किया जा सकता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है उनको कंप्लीट करके. सिक्योरिटी कोऑपरेशन, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को एनहेंस कर सकते हैं इंडियन ओशन में एंड जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे. कल्चरल डिप्लोमेसी, लेवरेज शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज स्पेशली विद बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रीज. मल्टीलेटरल इंगेजमेंट, स्ट्रेंथन टाइज विद अदर रीजनल पावर जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान के साथ हम अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. तो यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट करा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया वियतनाम रिलेशंस के बारे में. एंड अगर आपको वो लेक्चर देखिए पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, क्योंकि लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं आप वीडियो अपलोड करूँ तभी आपको मेरी वीडियो ये नोटिफिकेशंस में मिल जाए. थैंक यू सो मच.